दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। होने वाले फिजिक्स में दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सके, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है 3 नंबर में। ओके, इसके बाद मैं आपको 4 नंबर कवर कराऊंगा और साथ साथ हम क्या है वस्तुनिष्ठ भी देखते जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन बताते जाऊँ अच्छे से तैयार करते जाइएगा। पहले में दोस्तों आपको 2 अंकी वाले कवर करा दिए और इसके साथ ही 3 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दिए। पार्ट 1 का चुका तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, इसमें दोस्तों हम क्या है 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। तो 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। यानी आपको अच्छा स्कोर करना है तो लगातार आपको बिना रुके बिना थके आपको मेहनत से मन लगाकर क्या पढ़ना पड़ेगा और अपने ऊपर क्या विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करूंगा। तो देख लेते हैं 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है अपवर्तन के नियम क्या है समझाइए। अपवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं, तो दोनों नियम आपको तैयार करके रखना है। ओके, पहला है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण हो गए, फिर अब आपका अपवर्तित किरण, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो आपतन बिंदु और अभिलंब होता है वो तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो आपका नियम है वो आपके स्नेल का नियम रहता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम स्नेल का नियम है और अलग से केवल आपको शॉर्ट में एक वाक्य में या 2 नंबर में स्नेल का नियम बस भी पूछा जा सकता है। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक बड़ी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या एक नीतांक होता है। ओके, साइन आई अपॉन होता है साइन आर इक्वल टू आपका नीतांक होगा। तो ये आपका स्नेल का नियम है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एवं एक बड़ी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या नीतांक होता है। ये आपका स्नेल का नियम है। यही आपका क्या है परावर्तन का नियम रहेगा दूसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 24 में आ चुका। अब आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह किरण क्या परिवर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए जब भी कोई प्रकाश किरण देखिए ये आपका देख सकते हैं विरल माध्यम से कहा जाए सघन माध्यम, पहले तो आपको रखना है विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो उसका जो आपतन कोण का जो मान होता है क्रांतिक कोण से क्या अधिक होने के कारण जो क्या है परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में। ओके, यहाँ से देख सकते हैं किरण जा रही है। ओके, ये कहा विरल माध्यम से क्या है सघन माध्यम में जा रही है, लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण ये क्या है परावर्तित हो जा रही है। इसी चीज को दिखाया भी जा रहा है आपको। आई बड़ा है सी से। ओके, तो यही आपका बताया जा रहा है कि आपतन कोण का मान क्या है क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस गणना में क्या है जो जिस यहाँ से प्रकाश चला वहीं क्या है उसी माध्यम में मुड़ जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब इसकी शर्तें क्या होती हैं कि शर्तें पूछी जाती हैं, तो शर्तें देख लेते हैं और अनुप्रयोग भी आपको तैयार करके रखना है। पहला कि प्रकाश किरणों को क्या सघन से माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कंडीशन है, शर्त है नहीं कंडीशन है। पहला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश को। दूसरा है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। वही है, बस इसी को क्या है पॉइंट रूम में बना दी, वही परिभाषा के रूप में जो बातें बताई गई उसे पॉइंट रूम में बता दिए। ये आपकी शर्तें हो जाती हैं। फिर अनुप्रयोग इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो जो प्रकाशिक तंतु होते हैं मरीचिका होती है इनमें इसका क्या उपयोग किया जाता है। क्लियर है, पढ़ के भी एक बार आपको रखना है। जैसे तारे टिमटिमाने के कारण बताइए। इंपॉर्टेंट को अच्छा 10 में भी आपने पढ़ा होगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न परतों के घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं जिससे उनके अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वायु में संबंध धाराएं जो हवा तापमान परिवर्तन आदि कारण उत्पन्न होती है के कारण इन परतों में घनत्व और वर्तनांक अलग अलग परिवर्तित होता रहता है। इस कारण तारे से निकलने वाली प्रकाश किरण जब वायुमंडल की परतों से गुजरती है तो अपना मार्ग लगातार क्या बदलती रहती है, जिससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की आंखों पर प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों की संख्या बदलती रहती है, जिससे प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ओके, क्या बताया जा रहा है कि वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल कई सारी परतों में बटा हुआ है। ओके, वायु की कई परतों में है, कहीं घनत्व तो ज्यादा है कहीं बिल्कुल कम है, कहीं घनत्व तो ज्यादा इस पार्ट। वायु में घनत्व की मात्रा क्या है अलग अलग है। यहाँ ये आपका तारा है, तारे से जो किरणें निकली ओके वो सीधी जा रही हैं, लेकिन अब घनत्व के कारण मुड़ के इस प्रकार से निकलती जाती है। ओके, वायुमंडल से निकल रही है लेकिन घनत्व के कारण मुड़ के जाती है। जब जो है प्रेक्षक खड़ा हुआ है ओके तो इसकी आंखों में क्या है बराबर जो प्रकाश पहुंच रहा है क्या बार बार क्या है परिवर्तित हो रहा है उसके, इससे क्या उससे चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपका बताया जा रहा है प्रकाश की किरणों की संख्या जो क्या है जो प्रेक्षक को दिखती है तो बार बार क्या बदलती रहती है, इसलिए क्या तारे से टिमटिमाते दिखाई देते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में इस बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो ये याद करके आपको रखना है, रिपीट आपका हो सकता है। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी अंतर। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आप नाम ही सब राज छुपा हुआ है, खगोलीय। खगोल यानी खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र में यानी ये ग्रह वगैरह होते, ग्रह न होते हैं, नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह को देखना है। ओके, पर यानी हम पृथ्वी को देख रहे हैं, मतलब आप क्या है, मंगल को देख रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं, जो ग्रह होते हैं उनको सबको देखना है, तारों को देखना है। यानी खगोलीय शास्त्र से संबंधित जो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाएगा वो खगोलीय दूरदर्शी होगा। ओके, सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप जानते होंगे कि निकट से छोटी वस्तु के आवर्त यानी बड़ा रूप में देखने करते हैं। आपने जो अपनी बायोलॉजी लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो इस बार से इस बातों को आपको नॉर्मल ऊपरी ऊपरी पता होना चाहिए, इससे आप क्या है वो उनके पॉइंट आप बता पाएंगे। जैसे पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है, यह निकट स्थित छोटी वस्तु के आवर्त प्रतिबिंब बनाता है, आवर्त यानी बड़ा बनाता है। ओके, माइक्रोस्कोप से हमने देखा, बैक्टीरिया वगैरह आपने देखे होंगे, तो क्या है छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी यह अत्यधिक दूरी पर स्थित बड़ी वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है। यानी देखिए ये भी बड़ा आवर्धित दोनों चीज दिखाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, दोनों क्या बड़ा रूप दिखाते हैं। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं पास में रखी वस्तु को, जबकि खगोलीय दूरदर्शी जो बड़ी दूर रखी यानी बहुत दूर है, जैसे आपका मंगल है, ग्रह है, तो पृथ्वी से हम बैठे बैठे मंगल ग्रह को देख रहे हैं। ओके, तो क्या है दूर रखी हुई वस्तु को हम बड़ा रूप में देख रहे हैं। ओके, इससे अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका फोकस दूरी से क्या है बहुत अधिक होती है। फिर इसमें अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में इसमें अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर अधिक होता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब सदैव क्या वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी में इसमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आपको ये क्या है तैयार करके रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट तरंग प्रकाशी वाला चैप्टर, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि क्लास 12 का दोस्तों आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आना ही है, ये तो आपका फिक्स रहने वाला है अगर आप क्या है मेरे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास 12 के बाद में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको गाइडेंस दे देता हूँ, क्योंकि इसी समय की गई हुई मेहनत आगे जाकर आपके लिए क्या फायदेमंद होगी और आपको क्या अपने माता पिता को भी क्या प्राउड फील कराना है और अपना करियर भी अच्छा बनाना है। दोस्तों आजकल अच्छे और स्किल्ड स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, एआई जैसी एडवांस चीज़ें अब मार्केट में तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन सच यह है कि बहुत सारे कॉलेज में एआई और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी देर में शुरू कराए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सही स्किल डेवलप नहीं हो पाती है और प्लेसमेंट्स पर असर पड़ता है। इसलिए अभी से समझ लो एआई सीखना है और उस पर क्या है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसी स्किल गैप को पूरा करने के लिए NIAT अपने CSE प्रोग्राम में अपडेटेड एआई बेस्ड करिकुलम दे रहा है। यहाँ हर हफ्ते गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मास्टर क्लास होती है और उनके साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन करने का मौका भी मिलता है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। अगर आप आगे जाकर CSE करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले जल्दी से लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि एडमिशन टाइम पर सिक्योर हो जाएं, क्योंकि यहाँ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो जाकर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आने के हाई चांस है। तो आपको हाइगेन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत अच्छे से तैयार करके रखना है, लेकिन पढ़ के आपको रखना है। हाइगेन की द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है, ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। बस 3 पॉइंटों में इसको सिद्धांत को समझाया गया है, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करना है। पहला है किसी तरंगाग पर स्थित प्रत्येक बिंदु की तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है, इसलिए द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। यानी ये तरंगें निकलती हैं, ओके, निकलती हैं और ये स्वयं आगे चलकर ये स्वयं क्या है एक स्रोत, तरंगिकाओं का स्रोत बनती है, ये स्वयं क्या है तरंगें छोड़ने लगती हैं, इसलिए इन्हें क्या है द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो किसी तरंगाग पर स्थित कोई भी एक तरंगाग्र बना हमारा, ओके, तरंगाग्र मैंने आपको 2 नंबर के वाले पढ़ाते समय बताया था कि तरंगाग्र जब बनता है आपका तो उसका प्रत्येक बिंदु होता है वो स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी वो खुद तरंग से बना है वो बिंदु, फिर वही बिंदु तुरंत अपने से भी तरंग निकालने लगता है। तो ये जो तरंगें निकलती हैं वो आपकी द्वितीयक तरंगिका कहलाती हैं। क्लियर है। दूसरा कि यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाओं का मूल तरंग की चाल से ही चलती है, क्योंकि मतलब जिस चाल से मूल वाली चली है उसी बार से ये भी चलेंगे यदि उनका जो माध्यम वो समांगी हो। तीसरा है किसी भी क्षण में इन तरंगिकाओं के बाहर और खींचा गया वनिष्ठ स्पर्शी तल उस क्षण नए तरंगाग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने क्या है ये यहाँ से आपका यहाँ तक चली, ओके, तरंग,
तो यहाँ की जो हमने खींचते हैं किसी भी क्षण इन तरंगाओं के बाहर की ओर हम कोई क्या है एक उभयनिष्ठ स्पर्शी तल खींचते हैं, उस क्षण के क्या है उस तरंगा को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको पढ़ना है। तो आपका ये 3 नंबर के लिए आपका इतना ही आपको बताना है, आपका हाइगेन की द्वितीयक तंजु सिद्धांत। ओके, बिल्कुल परफेक्ट आपको दिया जैसे आपको पेपर लिखना है, और ये आपको डायग्राम भी सीख लेना है। लेकिन आप 2024 में आ चुका है तो कमी 4 से पढ़ के आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, इंपॉर्टेंट है, 2020 में एग्जाम में आ चुका है। तो व्यतिकरण और विवर्तन ये दोनों टॉपिक आपसे क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको क्या विवर्तन समझाया था, 2 नंबर के क्वेश्चन समझाते समय बताया था। ओके, तो आपका विवर्तन और व्यतिकरण को तैयार रखना है आपको, साथ ही व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर जो कि मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्या होना चाहिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि जो तरंगें हो रही हैं वो समान आवृत्ति की हो और लगभग समान आयाम की। आवृत्ति बिल्कुल समान होनी चाहिए और आयाम लगभग समान होने चाहिए। तो अगर ऐसी 2 तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी अध्यारोपण यानी तो मिलना। ओके, अध्यारोपण तरंगों का मिलती है तो उनका क्या ऊर्जा का क्या पुनर्वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी 2 तरंगें चल रही हैं और आपस में मिल जा रही तो वही क्या है, प्रकाश का अध्यारोपण, मतलब क्या है आपस में जाकर मिल जा रही है यानी उनका अध्यारोपण हो जाता है, वही प्रकाश का व्यतिकरण है। बस जो तरंगें 2 होनी चाहिए वो क्या है, समान आवृत्ति को लगभग समान आयाम की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्त है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वही कंडीशन है जो ये मैंने इसमें समझाया, वही आपको क्या कंडीशन पॉइंट के रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या बताया कि जो दोनों तरंगें की जो आवृत्तियां हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले यही जोड़ते हैं, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा हमारा बन जाता है पॉइंट, दोनों तरंगों के आयाम समान या बिल्कुल समान हो चाहिए। ओके, यानी लगभग समान की बात हो रही है, लगभग समान या बिल्कुल समान होना चाहिए। ओके, दोनों तरंगों के जो आयाम है लगभग समान या बिल्कुल समान होने चाहिए। फिर दोनों तरंगें क्या एक ही दिशा में चलनी चाहिए। ओके, बस इसी जो बातें बताएंगे इसी पॉइंट रूप में क्या है बता दिए, वही हमें क्या शर्तें कंडीशन बन जाती है। दोनों स्रोत एक दूसरे के क्या निकट होने चाहिए, यानी 2 तरंगें निकल नहीं अलग अलग स्रोत से निकली तो बिल्कुल पास होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत दूर दूर हो से निकल रही तो दिक्कत हो जाती है। तरंगों का कलांतर नियत होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। ये सब आप कितनी सारी दी हुई हैं। वैसे पेपर में आपका आएगा 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 पॉइंट आपको बता दें आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ के आपको रखना है। ओके, अभी तक तो नहीं आया एग्जाम में लेकिन आपका आ सकता है हाई चांसेस के। प्रकाश के व्यतिकरण क्या होता है ये, और प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्लियर है। नेक्स्ट प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत और प्रतिकरण कौन कौन से प्रकार होते हैं। नहीं, प्रकाश का अध्यारोपण तो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके आपको प्रतिकरण के प्रकार जरूर पढ़ के रखना है। अध्यारोपण है क्या, जब 2 अध्यारोपण यानी होता है 2 तरंगें चल रही हैं और आपस में मिल जाएं तो ये आपका अध्यारोपण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तरंगों माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो इस बिंदु पर उनका क्या है, परिणामी विस्थापन समस्त तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही आपका क्या है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट है व्यतिकरण के प्रकार आपको पढ़ के रखना है। व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ओके, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी आपका, मैंने आपका डायग्राम से समझना है। तो आपका क्या है, ये आपका ये संपोषी व्यतिकरण का डायग्राम है, ये आपका क्या है विनाशी व्यतिकरण का डायग्राम है। पहले क्या है, व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है कि आपकी ये आपका ये हो जाता है स्रोत हो गया, तो ये आपका स्रोत है। यहाँ से आपकी क्या है 2 तरंगे इस प्रकार से एक निकल रही है कि आपकी ये निकल रही तरंग, एक हम क्या है दूसरी तरंगे निकाल देते इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका हो जाता है तरंगे निकली, तो ये आपका नॉर्मल हो जाता है या तरंगे मिल रही है तो ये आपका व्यतिकरण। ओके, कि 2 तरंगे निकल रही है और आपस में अध्यारोपण हो तो वो आपका व्यतिकरण होता है। अब हमारा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या है समझिएगा। इसमें आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाई आपका विनाशी व्यतिकरण का है। यानी इसमें क्या होता है कि जो संग से ना मिले और गर्त से ना मिले तो वो आपका क्या है, वो आपका विनाशी व्यतिकरण। और जहाँ संग से मिले गर्त से मिले, अब संग गर्त क्या है, जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको संग और नीचे का जो हिस्सा होता है वो संग गर्त बोलते हैं। ओके, अब देखिए आपको मैं संपोषी का डायग्राम बनाता हूँ। तो ये संपोषी का है, ये आपका गया है इस प्रकार से, तो ये पहली तरंग जा रही है। ओके, और यही मैंने जैसे आपको यहाँ से बनाता हूँ तो समझ में आएगा, यहीं से आपकी ये दूसरी तरंग जा रही है। ओके, ये दूसरी तरंग। ओके, तो ये कि अब ये दूसरी तरंग पहले तरंग से संग से मिल रहा, क्योंकि पहली तरंग दूसरी तरंग गर्त से मिल रहा, संग से मिले गर्त मिले पहली और दूसरी तरंग का, तो आपका कौन सा कहलाएगा, संपोषी। ओके, विनाशी में क्या है, ना संग से मिलता है ना गर्त से मिलता है, उसके अपोजिट चलता है तो आपका विनाशी का रहता है। ओके, ये आपका लैंग्वेज रहने वाली, बस जो मैंने आपको समझाया वही आप लैंग्वेज में लिख देते हैं तो भी आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। बाकी इस प्रकार से थोड़ा आपका ये थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बाकी जो मैंने समझा उस प्रकार से आप लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला डायग्राम तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कला संबंधित स्रोत क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लेकिन एग्जाम में नहीं आया अभी तक। ओके, पहले 4-5-6 साल पहले आ चुका। ओके, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, 2 स्रोत के कला संबंध होने की शर्तें, ये इंपॉर्टेंट शर्तें इंपॉर्टेंट। ओके, कला संबंध स्रोत होता क्या है, वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश की आवृत्तियां समान हो, प्रकाशों के तरंगों के कलांतर क्या शून्य हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं।
रहता है इसमें, ये क्या है, स्रोत है, कला संबंध स्रोत यानी स्रोत है, ओके, या ऐसे स्रोत जैसे क्या जो प्रकाश निकलना स्रोत हो जाते हैं। अब कला संबंध स्रोत यानी इसमें जो प्रकाश निकलनी, प्रकाश की आवृत्ति निकल रही है, वो आवृत्ति उनकी क्या समान होनी चाहिए, जो भी प्रकाश निकालो उसकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, ओके। साथ ही इनका जो कलांतर होना शून्य या नियत होना चाहिए, कलांतर शून्य या नियत हो, आवृत्तियां समान हो, तो वो जहां से जो भी तरंग निकलनी वो स्रोत क्या, कला संबंध स्रोत लाएगा। और शर्त पूछेगा तो वही शर्तें भी हो जाएंगी। क्या शर्त पहले हमने पढ़ा कि उनकी दो हमारी जो तरंगे हैं उनका ये आवृत्ति क्या होनी, बराबर होनी चाहिए, जो कलांतर होना शून्य या नियत होना चाहिए, ये क्या है, कला संबंध स्रोत की शर्तें। और ये जो टॉपिक है जैसे 2 नंबर में आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आपका ये 3 नंबर में, तो फिर आपका ये फिर ऑब्जेक्ट में यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ओके, कि दोनों कला संबंध स्रोत होने की शर्त में कलांतर कैसा होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए, नियत होना चाहिए, इस टाइप से। नेक्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बताइए। तो अभी आपका ये क्या बहुत लंबे समय से नहीं आया था, लेकिन अब 2025 में आ चुका है, तो आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आने के कम चांस है। फिर भी दोस्तों हम इसे देख लेते हैं, ओके, तो देख लेते हैं। व्यतिकरण में क्या होता है, 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या कला संबंध स्रोत क्यों होने चाहिए, कि व्यतिकरण की कंडीशन में समान आवृत्ति की तरंगें चाहिए, तो वो कला संबंध स्रोत ही देती है, इसलिए जो स्रोत होना चाहिए कला संबंध स्रोत होना चाहिए। विवर्तन में केवल एक ही स्रोत होता है, विवर्तन में क्या एक ही स्रोत होता है, जबकि कला संबंध स्रोत में मतलब यहाँ 2 स्रोत हो सकते हैं। व्यतिकरण में क्योंकि 2 तरंगें निकलती हैं, तो यहाँ 2 स्रोत हो सकते हैं, जबकि विवर्तन की घटना में एक ही स्रोत होता है। तो व्यतिकरण की में फ्रेंच चौड़ाई एक समान होती है, जबकि विवर्तन में फ्रेंच चौड़ाई असमान होती है। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में आपके दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है केंद्रीय फ्रिंज की दोनों ओर क्या घटती है। फिर जो दोनों तरंगों के ध्रुवपट से क्या व्यतिकरण की घटना होती है, 2 तरंगें चल रही हैं अलग अलग स्रोत से, अगर आपस में इस प्रकार से मिल जाती है तो आपको क्या व्यतिकरण की घटना होती है। और विवर्तन की घटना मैंने आपको समझाया था, ओके, कि प्रकाश तरंगों के किनारों के मुड़ने की जो घटना को क्या विवर्तन कहते हैं। ये आपकी ये प्रकाश जा रहा है, ये आपका प्रकाश जा रहा है, अभी अवरोध आ गया, ओके, अवरोध आ गया तो प्रकाश क्या ऐसे किनारे से मुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या विवर्तन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में ये क्वेश्चन आपका था, ओके। तो देख लेते हैं फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला इसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। पहले तो आप कह रहे फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में आपसे बहुत हाई चांसेस, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है आपका, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसमें लैम्डा क्या है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, कैपिटल डी क्या है, स्रोत से पर्दे की दूरी है, स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लॉटों के बीच की दूरी है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला आपको पता, फ्रिंज चौड़ाई का ये फॉर्मूला है, तो बस जो इसमें कारक है वही कारक तो इसे क्या है प्रभावित करेंगे। तो इसी से आपने कहा सकते हैं, यानी लैम्डा इसको प्रभावित करेगा, कैपिटल डी प्रभावित करेगा, स्मॉल डी प्रभावित करेगा। किस प्रकार से करेगा वो एक एक लाइन में आपको बता देना। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा से किस प्रकार से इसके कारक पर निर्भर करता है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या अनुक्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हैं अनुक्रमानुपाती क्यों, ऊपर ही रखा हुआ है, यानी आगे ये आपका जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी यानी फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ेगा। फिर स्रोत से पर्दे तक की दूरी यानी कैपिटल डी, फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के पर्दे की दूरी कैपिटल डी के अनुक्रमानुपाती है। ऊपर अगर रहे सूत्र में तो आपके अनुक्रमानुपाती यानी आपकी क्या है, जो कैपिटल डी है स्रोत से पर्दे की दूरी बढ़ेगी तो आपका जो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ जाएगा। दोनों स्लॉटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी ये इसके क्या विक्रमानुपाती होगा, क्योंकि ये नीचे विक्रमानुपाती यानी ये आपका स्मॉल डी बढ़ेगा तो आपका फ्रिंज चौड़ाई घटेगा, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बिल्कुल सिंपल भी आपका 22 बोर्ड एग्जाम में आया था। यदि ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। बस बूस्टर का हम नियम जानते हैं, बूस्टर का नियम क्या होता है, बूस्टर का नियम होता है आपका अपवर्तनांक बराबर 10 IP। IP क्या है यहाँ, IP दोस्तों आपका है ध्रुवण कोण, ओके, IP क्या है ध्रुवण कोण। बस आपको अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 10 IP, वैल्यू रख दीजिए। अपवर्तनांक तो निकालना ही है, IP के 30 डिग्री दिया हुआ है, बस 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है, द्रव की तरंगी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र उत्पन्न कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का पहले सूत्र आपको याद रखना है कि वो आपका ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब इसे कैसे व्युत्पन्न किया जाता है वो आपका 3 नंबर में आ सकता है, तो ये आपका दिया हुआ है सूत्र, आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। होता क्या है सूत्र, फोटोन की तरंग दैर्घ्य बराबर होता है आपका तरंग दैर्घ्य यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा वन होता है HP, लैम्डा अपॉन HP। तो बस इसी का है डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब इसी को आपको क्या है, इसको आपको पूरा प्रूफ करना, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो पहले हम क्या है, क्वांटम जो हमारा समीकरण होता है या फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू होता है H में, ओके, जहाँ H आपका प्लांक है, म्यू आपकी प्रकाश की आवृत्ति है। हम जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E बराबर mc² होता है। बस अब समीकरण 1 2 को आप देखिए, E LHS इक्वल टू तो RHS से इक्वल होगा, ओके। तो इस प्रकार से बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर ये आपके इक्वल हो जाएंगे। बस हमने यहाँ क्या पक्षांतर कर दिया है। अब C इक्वल टू जाते हैं म्यू अपॉन लैम्डा, तो आपका हम निकालेंगे यहाँ, तो आपका म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा आपसे आ जाएगा। बस इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आपका आ जाता है। अब फोटोन में प्रकाश की चाल से चलता है तो फोटोन का संवेग क्या है, P इक्वल टू mc होता है।
बस यहाँ जो हमने m की वैल्यू निकाली वो रख दिया है, तो हमारा आ जाता है फोटोन की तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फोटोन की तीन आपको विशेषताएं पूछी जा रही है, तो 3 विशेषताएं आपको दी हैं। अब एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है कि सभी फोटोन निर्वात में एक ही चाल से गमन करते हैं। दूसरा क्या है, फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या प्रदर्शित की जाती है, फोटोन का विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तो ये आपको पॉइंट पढ़ के रखना है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका आ चुका है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 नियम लिखिए, या क्वेश्चन इस प्रकार से था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रयोग के परीक्षण लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में ओके पूछा जा रहा है किस प्रकार से इसके क्या है नियम होते हैं। पहला है, प्रत्येक धातु की सतह पर धातु के संगत न्यूनतम आवृत्ति को हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं। विवरण आपतित होने पर ही फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी कोई भी धातु है, जब उसे उसका फिक्स रहता है कि कम से कम उसे इतनी आवृत्ति मिले तभी उसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और कम से कम जो आवृत्ति होती है हम क्या है दहलीय आवृत्ति कहते हैं। यानी किसी धातु की दहलीय आवृत्ति फिक्स होते हैं, जब उसे उतनी आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य मिलेगी तभी वो क्या है उसमें उतनी उसे आवृत्ति मिलेगी, न्यूनतम आवृत्ति, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो ये पहला नियम हो जाता है। अगर उससे कम मिलती है उसकी आवृत्ति वाली विकिरण, तो उसे वो क्या है वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो विकिरण की आवृत्ति है, जो विकिरण मिल रही है धातु को, उससे जितनी आवृत्ति है तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उसी जो इलेक्ट्रॉन उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ओके, अनुक्रमानुपाती ये बड़ा है तो ये भी बड़ा रहेगा इस पार से। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। धातु की सतह से विकिरण आपतित होने पर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये आपके नियम दिए हुए, तो आपको यह तैयार करके रखना है। कम इंपॉर्टेंट, बस एक बार आपको इसे पढ़ के बस रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बोर्ड मॉडल की अभिक्रियाएं पढ़ लेना है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में 19 में 23 में आए तो आपके हाई चांसेस आ सकते हैं बोर्ड मॉडल की अभिक्रिया। अब 3 नंबर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो बोर्ड मॉडल की कौन कौन सी अभिक्रिया है, तो पहले आपको बोर्ड मॉडल आपने पढ़ा है समझा है, तो आप ओके वो उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वही आपको यहाँ एक बार से बताना पड़ता है। तो ये आपका दिया हुआ है। जैसे पहला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में ना तो घूमकर केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूम सकता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, क्योंकि इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित नहीं करते। यानी पहली अभिक्रिया हमें बताती है कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है तो एक निश्चित कक्षा में घूमता है, ऐसा नहीं कि किसी भी जब मन चाहे तो किसी भी कक्षा में चला जाए, लेकिन उसकी फिक्स कक्षा होती है, उसी में घूमता है। साथ ही जब कक्षा में घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये पहला हमारा अभिक्रिया रहती है। नेक्स्ट, इसमें केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग क्या है h/2π के पूर्ण गुणज होता है, जहाँ h आपका एक प्लैंक नीतांक है। और तीसरा इस प्रकार से दिया हुआ है। तीसरा आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन के अधिक ऊर्जा वाली उच्च कक्षा में कम ऊर्जा वाली निम्न कक्षा से में आता है तो वो क्या है ऊर्जा का क्या अवशोषण करेगा। यानी वो कोई जो इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षा में घूम रहा है, उच्च कक्षा में घूम रहा है, और वो निम्न कक्षा में आ रहा है तो सिंपल है क्या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब उस इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना तो ऊर्जा का उसे क्या ऊर्जा चाहिए पड़ेगा, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है। बाकी आपकी पॉइंट आपके ये दी हुई तो इसे आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है तो इसी संबंध क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जो कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।